बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी हम अज़्ज़मा को डिस्कशन करने लगे हैं। हमने पीड्स के टॉपिक को रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको हमने बहुत सा डिस्कशन कर लिया। लास्ट में मैंने पेज टू पेज जो है ना वो आपको इसकी रिवीजन भी कोशिश की है करवाने की, ठीक है। अब अज़्ज़मा बेसिकली क्या है, दमा में क्या होता है, हमारे पास कोई भी एलर्जिक स्टिमुलस आ सकता है, ठीक है, जो कि आपको एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा, ठीक है, इन सिंपलेस्ट वे में। तो हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे है, ठीक है। तो हमारे पास अगर अस्थमा का है ना, तो इसका इंपॉर्टेंट केस आया हुआ था आई थिंक 2019 के यूएचएस के पेपर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये है जी, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है हमारे पास एयरवे का। अब क्रोनोलॉजिकली हमको कह रहा है कि हमारे पास जो एयरवे है ना, इन्फ्लेम्ड एयरवे, वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, मतलब उन्हें हल्का सा छुई मुई कह लो, ठीक, हल्का सा टच भी करेंगे तो वो हमारे पास जो है ना वो स्वेल अप हो। तो हाइपर रिस्पॉन्सिव हमारे पास एयरवेज जो है ना वो हमारे पास अस्थमा के अंदर हो जाए, ठीक। अब वो जब हाइपर रिस्पॉन्सिव होंगे तो अगर वो इतना है तो वो वहाँ पे जो है सोजिश की वजह से जो है ना वो हमारे पास नर्विंग ऑफ द एयर वे हो जाएगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी, एयर फ्लो लिमिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम उसको स्टिमुलस के साथ एक्सपोज करेंगे तो वो मज़ीद तंग हो जाएगा। कॉमन ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास कोई भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास वायरल हो सकता है, जिस तरह हमने ब्रोंकियोलाइटिस में आरएसवी वायरस डिस्कशन किया था ना, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या फिर हमारे पास माइकोप्लाज्मा हो सकता है। ये सारे के सारे अगर हवा के अंदर है तो इरिटेंट्स हमारे पास हो सकती हैं, जिसके अंदर एयर पोल्यूशन होगी, ठीक है, कूल्ड एयर होगी, ठंडी हवा में अमूमन लोगों को सर्दियों के अंदर दमा जो है ना वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। या फिर जो सिगरेट पी रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं, तो उसकी अंदर जो टार होता है वहाँ से हमारे पास जो है ना ये भी हो सकता है। ये बहुत से लोग जो धुएँ में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को एक्सरसाइज़ की वजह से भी जो है ना वो दमा हो जाया करता है, ठीक है। अगर वो पहले से ही हाइपर रिस्पॉन्सिव है, एक्सरसाइज के दौरान जल्दी-जल्दी साँस लेना, तो बहुत ज़्यादा स्टिमुलस आएगा। मतलब हर चीज़ जो एलर्जी काज़ करती है, हाउस डस्ट से कुछ लोगों को दमा हो जाता है, ठीक है। यूँ कह लें कि उन्होंने हाउस के अंदर कुछ ऐसा जानवर रखे हुए हैं, कुछ ऐसा किसी को पर से हो जाता है, किसी को हमारे पास पोलन से हो जाता है, ये सारे के सारे। फिर कुछ लोगों को फूड से एलर्जी हो जाती है, जिस तरह वो कहते हैं अंडा खाया, मछली खाई, ठीक है, नट्स खाए, ठीक है, या दूध से भी कुछ लोगों को हो सकता है। या फिर किसी के अंदर फैमिली बाय फैमिली जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जो है ना वो हमारे पास अगर हो, तो उसके अंदर भी वो कह रहा है हमारे पास अस्थमा का केस आ जाया करता है। या फिर हमारे पास कुछ मेडिकेशन होती है, जिस तरह हमारे पास एस्पिरिन हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास करवा दी, या फिर हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स हो गए, वो सारे के सारे हमारे पास करवा देंगे। कुछ लोगों को जर्ड की वजह से या फिर साइनोसाइटिस जिनको होता है ना, उनके अंदर भी हमारे पास अस्थमा का केस टिपिकली प्रेज़ेंट कर जाया करता है, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर, जो लोग तंग घरों में रहते हैं, गरीब-गुरबा, मतलब पॉवर्टी के अंदर जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, स्मॉल साइज़ होम है, ठीक है, मतलब लेस देन 8 रूम के अंदर जो है ना वो बहुत से लोग पूरी-पूरी फैमिलीज़ रह रही हैं, तो इसके अंदर हमारे पास देखा गया। या फिर जिनका लार्ज फैमिली साइज़ 6 मेंबर से ज़्यादा अगर एक घर में रह रहे हैं, छोटे रूम है, वहाँ पे इंटेंस एलर्जिक एक्सपोजर होगा, फ्रीक्वेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमारे पास होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना वो टाइप ऑफ अस्थमा कितनी किस्म की हो जाएगी, ये थोड़ा-सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास अस्थमा की जो है ना वो टाइप्स के बारे में बात करें तो हमारे पास इन एक्सट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है, ठीक है, या फिर इंट्रिंसिक अस्थमा हो सकता है। ये एक दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ टाइप्स ऑफ अस्थमा, एक्सट्रिंसिक हो गया या फिर हमारे पास हो गया इंट्रिंसिक हो गया। एक्सट्रिंसिक क्या है हमारे पास, मतलब बाहर से कोई भी एलर्जन आके अस्थमा को इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना हमारे पास वो एक्सट्रिंसिक के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, जो एलर्जिक जब आती है तो हमारे पास आईजीई, ठीक है, वो, और हमारे पास स्पेसिफिक आईजी और टोटल आईजी का कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास सारे के सारा एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाता है। इंटेंसिक के अंदर हमारे पास आईजीई की ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसके अंदर वो कह रहा है कि वो फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ के अंदर जो है ना, पहले 2 सालों के अंदर ज़िंदगी के, तो उसको डेवलप होना शुरू हो जाए। तो अस्थमा का केस के लिए हमारे पास 2 साल या उससे आगे जो है ना वो फिर हमारे पास होगा, ठीक है। तो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में उसने नेक्स्ट एक हेडिंग दी हुई है, इसने परवेज़ अकबर में। तो इसने कहा हुआ कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स, कोई भी हमारे पास जो है ना, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग्स, ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा इसके अंदर,
ठीक है। म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, साथ में हमारे पास एडिमा हो जाएगा, साथ में हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी और इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है ना वो हमारे पास, ठीक है, वो आ जाया करते हैं। साथ में ऑब्स्ट्रक्शन वो कह रहा है कि मेनली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, वो सांस तो अंदर ले लेता है लेकिन वो एक्सपायर नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो कह लें कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाते हैं। ठीक है। अस्थमा एक्चुअल में है क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ है, मतलब रास्ता बंद है, बाकी लंग्स बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर यही होता है कि एक्सपायरेशन में मसला आता है। साथ में कह रहा है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। वजह क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स और एयर ट्रैपिंग। जब एयर ट्रैप हो जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है ना वो हमारे पास वो बढ़ जाएगा। इसको हम कहते हैं पल्सिस पैराडॉक्सिस, हमारे पास जो है ना आ जाएगा। ठीक है। और साथ में जब ज़्यादातर वो हवा यहीं पे रहेगी, एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर मेटाबॉलिक जो है ना वो एसिडोसिस के चांसेस ज़्यादा, वजह क्या, हाइपर कैपनिया जो है ना वो हो जाता है। हाइपर कैपनिया की वजह से हमारे पास क्या होता है, CO2 जो है ना वो एक्सपेल नहीं हो पाती। तो जो जहाँ पे CO2 रहेगी वो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन और जो है ना वो दूसरी चीज़ें सारी बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारे पास एसिडोसिस हो जाती है। अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास एक बड़ा है, मतलब LTB4, ल्यूकोट्राइन B4 हो गया, E4 हो गया, D4 हो गया और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो है ना, और साथ में हिस्टामीन। ठीक है, इसकी स्टिमुलेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही होती है पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ब्रोंकोस्पार्म होता है। आज इसके लिए हम क्या देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ना वो हमें देना पड़ता है, जिससे हमारे पास वो चीज़ें रिलैक्स होती हैं और कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, लेट फेज़ में वो कह रहा है कि हमारे पास 6 से 8 घंटे तक जो है ना वो रह सकता है ये। तो हम इसको ना मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, ऐसे पेशेंट को मोस्टली जो रिस्पॉन्स करते हैं ना वो मास्ट सेल स्टेबलाइज़र, जिसके अंदर हम IgE को थोड़ा सा रोकते हैं, वो सारे के सारा, और साथ में स्टीराइडल थेरेपी दे देना, तो हमारे पास काफ़ी हद तक ये ट्रीट हो जाता है। ठीक है। अब हमारे पास आता है जी क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर क्या क्या हमारे पास आएगा। मरीज़ आ गया तो आप क्लिनिकली उसकी फाइंडिंग के अंदर क्या क्या देखेंगे। एक तो आपको वीज़ जो है ना वो आपको सीटियाँ, मतलब वीजिंग जो है ना वो स्पेशली रिकरेंट वीजिंग होगी, प्रिजिस्टेंस कफ होगी। अगर कभी आप देखें तो शाम के वक्त, रात के या सुबह सुबह ना खांसी कर रहा होता है वो मरीज़, और साथ में सीढ़ियों की आवाज़ आती है। रिकरेंट कफ होती है जो कि नाइट के अंदर जो है ना वो वर्सन हो जाया करती है। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। उसके नाक आप देखेंगे तो फ्लेयरिंग नॉस्ट्रल्स होंगे, फूले हुए जो बाहर की तरफ, जिस तरह भैंस के होते हैं ना, फ्लेयरिंग नॉस्ट्रल उसको हम कहते हैं। ठीक है। फिर हमारे सेंट्रल साइनोसिस हो जाया करती है। ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस में क्या है, उसका जो ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, उसकी तरफ जो है ना वो साइनोसिस के सारे फीचर्स आ जाएंगे। इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिजेक्शन हो जाएगी, एक्सेसरी मसल आपको यूज़ में मिलेंगे उसके। और नाइट के अंदर जो है ना वो वूमन आपको हिस्ट्री देगा कि वो वेकअप हो जाता है, उसका सांस बंद होता है, तो वो हमारे पास हो जाती है। ठीक है। अब जब कहता है कि साथ में हमारे पास फैमिली में भी किसी की हो सकता है ये दमे का मसला हुआ हो, ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। फिर हमारे पास जो बच्चे होते हैं ना उसके अंदर उसने एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वो है हमारे पास हैरिसन, HARRISON, हैरिसन सल्काई। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो अमूमन बच्चे होते हैं ना, लोअर एंड ऑफ द रिब केज उनका, वो उसके अंदर जो है ना वो ग्रूव्स आपको दिख जाते हैं अब नॉर्मल। वजह क्या है, उनकी बोन वीक हो जाती है अमूमन रिकट्स की वजह से। ठीक है। तो वो कह रहा है कि या फिर क्रोनिक रिस्पायरेटरी, जिनको रिकट्स होता है, या फिर क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो हमारे पास लिब्स का जो लोअर एंड होता है ना, वो कह रहा है हमारे पास कह लें कि रिब केज का, वहाँ पे ग्रूव्स आपको मिल जाते हैं। मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके अंदर कह रहा है कि जिसकी वजह से हमारे पास चेस्ट की इन ड्राइंग हो जाती है। ठीक है। फिर हमारे पास उस पेशेंट की अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास कहता है कि ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन के अंदर जो है ना वो आपको दिख जाता है। ये एक पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास हैरिसन सल्काइज हो जाती है, मतलब लोअर एंड ऑफ द ग्रूव्स जो है ना वो हमारे पास उसकी इनवर्ड मूवमेंट हो जाती है। और चेस्ट की देख ले, इन ड्राइंग हमारे पास हो चुकी है। ठीक है। ये देख रहे हैं अंदर की तरफ जो है ना वो हमारे पास धंसी हुई, इस तरह की चेस्ट जो है ना वो बच्चों में, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ये हो जाती है। अब आपको ये सारे की सारी दमा के फीचर्स आ गए, तो अब आप इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले वही आपने हिस्ट्री लेनी है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन शुरू आप इस तरह, हिस्ट्री हो गया, जनरल एग्जामिनेशन हो गया, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। ठीक है। बाकी वो लिख लेना CBC आप करवाएंगे, और ल्यूकोसाइड काउंट जो है ना वो आप करवा लेंगे, तो उसके अंदर आपको इयोसिनोफिल्स जो है ना वो आपको लेवल चेक करने हैं। ठीक है।
फिर आपने उसका जो स्पूटम है उसके अंदर देखेंगे तो आपको इयोसिनोफिलिया मिल जाएंगे, तो स्पूटम की सारी चेकअप करनी है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेंगे, इंक्रीज एपी डायमीटर मिलेगा, फ्लैटन डायाफ्राम मिलेगा, एबीजीज होगा और हाइपोक्सीमिया होगा। और साथ में हम आप ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है ना वो उसका देखेंगे, तो वो भी जो है ना वो आप इसके अंदर अमूमन कभी कभार हम स्पायरोमीट्री भी करवा लेते हैं, जिसके अंदर वो मुंह से फूंक मारनी होती है, वो सारी की सारी ग्राफ बनता है, हमें पता चल जाता है। अब मैनेजमेंट क्या है, अगर आपके पास एक्यूट के साथ अगर पेशेंट आ गया है, ठीक है, तो इसके हम किस तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इमरजेंसी के अंदर अमूमन आ गया एक्यूट केस के साथ, तो जल्दी से देखे थे आपने सबसे पहले ऑक्सीजन उसकी चलानी है। ऑक्सीजन इनहेलेशन जो है ना मैनेजमेंट के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। साथ में आपने सालब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, सालब्यूटामोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास टेकीकार्डिया कभी कभी करवा देते हैं, लेकिन इनिशियल तौर पे हम चला सकते हैं। साथ में आप इपराट्रोपियम दे सकते हैं, ठीक है। स्टीरॉयडल थेरेपी साथ देते हैं ताकि वो लेट फेज रिएक्शन ना हो जाए हमारे पास। साथ में आपने एड्रीनालीन देनी है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। एड्रीनालीन आप उसको साथ दे सकते हैं, टर्ब्यूटालीन दे सकते हैं, अगर एड्रीनालीन आपके पास नहीं है तो टर्ब्यूटालीन दे दो। साथ में आपने अमाइनोफाइलिन दे देनी है, एंटीबायोटिक्स भी साथ में चला देंगे ताकि किसी किस्म का और भी पोरफाइलेक्टिक ना हो जाए, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, और साथ में एडुकेट हाइड्रेशन आपने जो है ना वो देनी होती है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। जब एक्यूट अटैक सेटल हो जाए फिर आप उसके बाद ओरल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्रोनिक इलनेस के जो होते हैं मेजर पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे उसने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, मतलब ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, मतलब आम अगर आप ओपीडी में है तो फाइनल ईयर में आ गए इतना तो आपने फार्माकोलॉजी पढ़ ही ली है ना, ठीक है। अब आपके पास अगर कंडीशन में एक आती है स्टेटस एस्थमेटिकस, ये बेसिकली क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख दें। स्टेटस एस्थमेटिकस मतलब स्टेटस में हमारे पास क्या कहते हैं, जब पेशेंट कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस डिस्पाइट, मतलब हम उसको ड्रग्स दे रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब वो दमा वैसे का वैसा ही जो है ना यूजुअली रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टेटस एस्थमेटिकस है। और ये हमारे पास कह रहे हैं कि मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ दी अस्थमा है। एक अटैक आया, उसके फ़ौरन बाद दूसरा अटैक, तीसरा अटैक, चौथा अटैक, हम दवाइयाँ दे रहे हैं तो नॉर्मली जिस दवाई के ऊपर दमा वाला मरीज़ रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो ये वाला उस दवाई के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ऐसे पेशेंट को जो है ना सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स दे लो, जो भी कर लो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। साँस इतना उखड़ जाता है कि वो 3 लफ़्ज़ नहीं बोल सकता। कह रहे हैं मुझे पानी दो, ये नहीं मुझे पानी दो, रुक के बोलेगा, तो इसके हम कहते हैं कि स्टेटस एस्थमेटिकस की कंडीशन के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन इनहेलेशन, वही सबसे पहले ऑक्सीजन बहाल करो, एबीसी एयरवे ब्रीथिंग वेंटिलेशन वो सारी बहाल करके। साथ में आप स्टीराइडल थेरेपी इसके अंदर बड़ी ज़रूरी है ताकि हमारे पास पेशेंट अगर ऑलरेडी हो स्टीराइड पे तो हम इनिशियल देनी है। साथ में आपने सालब्यूटामोल जो है ना बीटा 2 एगोनिस्ट दे देनी है, बिना इसके साइड इफेक्ट तो है ना टैकीकार्डिया एरिथमिया, लेकिन हमने सांस भी तो ठीक। इपराट्रोपिन अमाइनोफाइलिन एंटीबायोटिक और मैकेनिकल वेंटिलेशन तो वैसे की वैसे ही देनी होती है, लेकिन थोड़ी सी डोज हमने इंक्रीज़ करके देनी होती है, ठीक है। अब ये तो थी एक्यूट वाले सारे के सारे। अब यहाँ पे ना उसने एक दिया हुआ है कि क्रोनिक की कुछ टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू डिलीवर इनहेल्ड मेडिकेशन। अगर वो हमारे पास मुंह से नहीं ले रहा तो आप किस तरह फिर दवाई को उसके लंग्स तक पहुंचानी है। ब्लड के ज़रिए तो आप दे नहीं सकते इतनी जल्दी एक्शन के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास नेबुलाइज़र होते हैं, ठीक है, वो मास्क से होते हैं, पीछे मशीन के अंदर हम नेबुलाइज़र के अंदर सारी दवाई डाल देते हैं, ठीक है। मतलब वो नेबुलाइज़र यूँ करके तो यहाँ से पाइप जा रहा होता है, यहाँ पे एक छोटी सी कैप होती है, यहाँ से फिर हम मास्क लगा देते हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो बोतल के अंदर हम सारी ड्रग डाल देते हैं, नेबुलाइज़र को यहाँ से ऑन करते हैं, तो ये भाप बना के जो है ना वो मास्क के ज़रिए उसके मुंह के अंदर चली जाती है। तो हम नेबुलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर्स जो हमारे पास कुछ होते हैं, वो मतलब यूँ करके इनहेलर होता है, यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ से सारी दवाई निकलती है। तो हम इन नेबुलाइज़र, इनहेलर्स और इसके अलावा हम कुछ स्पेसर्स होते हैं, ठीक है, या होल्डिंग चैम्बर्स होती हैं, इसके ज़रिए हम दे सकते हैं। फिर उसने कहा कि हमारे पास एक होती है एमडीआई। एमडीआई बेसिकली क्या होता है, मेटेड डोज इनहेलर, ये भी इनहेलर की एक फॉर्म ही है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना
तो इन्हेलर्स को थोड़ी सी बता देता हूँ। तो ये इस तरह करके जो है थोड़े से इन्हेलर्स होती हैं। आप ये आगे एक ग्लास सा लगा होता है, ग्लास के अंदर आप इन्हेलर जो है ना वो डालते हैं, जिस तरह फ़िल्टर होता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही इन्हेलर यहाँ से डालते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट इन्हेलर ले लेते हैं, लेकिन कुछ के आगे वो एक ना स्पेसर में मिलता है, तो स्पेसर के अंदर दवाई आती है, मिक्स होती है और उसके बाद वो मरीज़ देता है। डायरेक्ट लेना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं, क्योंकि उससे दवाई ज़ाया हो जाती है। ठीक है, तो ये देख रहे हो आगे मास्क लगा हुआ है, वो मास्क भी ले सकती है, डायरेक्ट मुँह में भी डाल के हम ले सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, ये होता क्या बेसिकली प्रेशराइज्ड होता है। इसका मकसद बेसिकली क्या होता है, इन्हेलर के वो जो स्पेसर है, स्पेसर क्या करता है, यहाँ पे एक वो क्रिएट करता है वैक्यूम सा, जिससे दवाई सारी की सारी चली जाती है। ठीक, अब अगर बच्चा आपके पास आ जाए 2 साल से कम का, 2 से 5 साल या 5 साल से ज़्यादा, तो इसके लिए हमने क्या-क्या चीज़ यूज़ करनी है? तो उसने एक लिखा हुआ है कि अगर तो बच्चा आपका लेस देन 2 ईयर्स से कम है, या फिर 2 से 5 साल का है, या फिर 5 साल से बड़ा है, तो तीनों के लिए हमने को यहाँ पे आप प्रेशराइज़्ड एमडीआई, क्योंकि बच्चा जो छोटा है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर आप स्पेसर या मास्क और साथ में आप नेबुलाइज़र, ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर 2 से 5 का है तो अमूमन हम प्रेशराइज्ड एमडीआई विद स्पेसर और नेबुलाइज़र, ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर 5 साल से बड़ा तो सिर्फ हमें प्रेशराइज्ड एमडीआई जो है ना वो यूज़ करके हम सारी दवाई दे सकते हैं, तो इससे हमारे पास हो जाता है। अब यहाँ पे एक रूल ऑफ 3 है अस्थमा के लिए, दमा के लिए। वो रूल ऑफ 3 क्या है, अमूमन 0.5 को मार्क्स का क्वेश्चन आ जाया करता है, तो वो मैं यहीं पे आपको डिस्कशन कर देता हूँ। रूल ऑफ 3, इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास 3 अटैक्स पर वीक हो। अगर मरीज़ को 3 अटैक पर वीक हों, एक हफ़्ते के अंदर 3 अटैक हों, या फिर हमारे पास अवेकनेस एट नाइट ड्यू टू नाइट सिम्पटम 3 टाइम्स पर मंथ। ठीक है, एक माह में 3 दफ़ा जो है ना वो रात को जगा हुआ हो, या फिर उसको अपना इन्हेलर जो है ना वो 3 दफ़ा हर साल में 3 दफ़ा जो है ना वो उसको रीफ़िल करवाना पड़े, या फिर वो साल में 3 दफ़ा जो है ना वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ 3। पहले हफ़्ता है, फिर महीना है, फिर साल है। 3 अटैक मतलब एक हफ़्ते के अंदर वो कहता है 3 दफ़ा मुझे ये साँस का मसला बना। फिर वो कहता है जी मैं महीने के अंदर 3 दफ़ा जागता हूँ। फिर कहता है साल के अंदर मेरा 3 दफ़ा इन्हेलर को मुझे रीफ़िल करवाना पड़ता है। ठीक है? और फिर वो कहता है मैं 3 दफ़ा हॉस्पिटल में, पूरे पिछले साल में 3 दफ़ा मैं हॉस्पिटल में गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा की हमारे पास निशानी है। ठीक है? तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले पेशेंट की एजुकेशन आप करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस आपको देने पड़ जाएँगे। ठीक है? और साथ में इन्हेल्ड स्टीरॉइड दे सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे पेशेंट की स्किल टू मेथड, मतलब एमडीआई किस तरह लेना है उसने ये वाला। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या होगा, वो अच्छे तरीके से अगर कभी कभार नहीं ले रहा तो इसकी वजह से इसके बाद पीक फ्लो मीटर हम उसका मेजरमेंट करते रहते हैं। ठीक, उससे कहना है कि हम खुद सेल्फ मैनेज करो, डस्ट से अवॉइड करो, जिस चीज़ से तुम्हें हो रहा है उसको अवॉइड करते रहो, इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट बताते रहो, और जब रिस्पॉन्स को चेंज करना है, सिम्टम्स को किस तरह चेंज करना है वो बता दो। साथ में लॉन्ग जो है ना वो प्रोफिलैक्सिस दे देंगे। स्टीरॉइड माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या फिर सीवियर हो सकता है, वो सारी आपने इस दौरान देनी होती है। ठीक है, और इन बिटवीन अटैक्स जो है ना वो आप बीटा 2 एगोनिस्ट जो है ना वो सिंपल से दे सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग सैल्ब्यूटामोल है। ठीक है, अगर क्विक रिलीफ, लॉन्ग एक्टिंग में सेल्मीमेट्रोल जो है ना वो आप दे सकती हैं। सस्टेन्ड रिलीज़ के लिए थियोफाइलिन दे सकते हैं, इप्राट्रोपियम दे सकती हैं, और ज़िफरलुकास जो है ना वो आप दे सकते हैं। इससे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग में सैल्ब्यूटामोल है। ठीक है, सैल्ब्यूटामोल। फिर हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग में मेट्रोल है। ठीक है, फिर सस्टेन के लिए हम थियोफाइलिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इप्राट्रोपियम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक है। इससे ये नेबुलाइज हो, इसको हम बीटा एगोनिस्ट के साथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर ज़िफरलुकास जो है ना वो हम आपको इसको दे देते हैं, तो इससे हम काफ़ी हो सकता है। ठीक है, अवॉइड करना है, इसे कहना है कि जो भी ट्रिगर है, जो भी एलर्जिक वाली चीज़ें उसको अवॉइड कर लो। नज़र आया है? ठीक है, और साथ में उसको कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी जो है ना इसकी रोक दे, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हेल्प हो जाया करती है। ठीक है, तो ये अस्थमा के बारे में चीज़ें इरिवर्सिबल है। अस्थमा क्रोनिक लंग डिजीज़ है, बिफोर प्यूबर्टी, ट्वाइस इन बॉयज़ के अंदर ज़्यादा है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्सरसाइज, डस्ट माइट ट्रिगर, ये सारी में एस्प्रीन के ज़रिए भी किसी को हो जाती है। साइनोसाइटिस अगर हो, पुबर्टी, स्मॉल हाउस, अगर 8 कमरों से छोटा घर है, ठीक है, और हमारे पास 6 मेंबर या इससे ज़्यादा वहाँ पे रह रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पे कह रहे हैं कि या फिर उसने एक्सपोजर ले लिया है।
ठीक है। डस्ट एलर्जेंस में डर्मेटोफोगाइड्स पेट्रोनाइसिस पर ग्राम डस्ट जो है ना वहाँ से आ गई है, ये नाम एक देख लेना बस, ठीक है। एक्सट्रिंसिक हो गया। इंट्रिंसिक के बारे में कहा दिया, इंट्रिंसिक में हमारे पास आईजी नहीं इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर आईजीई इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी में म्यूकस प्रोडक्शन, एडीमा, डीसेक्वेमेंटेशन, यहाँ पे देखो स्वेलिंग है, म्यूकस है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे हमारे पास एयरवे के अंदर जो है वो चेंजिंग हमारे पास आ गई हैं। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन लंग्स हो जाते हैं। पल्सिस पैराडॉक्सिस के बारे में बता दिया मैंने। और आईजी, ल्यूकोट्राइन, C4, D4, E4 लेट फेज़ के अंदर ये सारी है। क्लिनिकल फीचर वीजिंग है ये। डायग्नोसिस में ब्लड एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, आर्टीरियल ब्लड गैसेज, रास्ट एक टेस्ट मैं मिस कर गया हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्किन टेस्ट है, रेडियो एलर्जियो सॉर्बेंट टेस्ट है जिसे एलर्जी का पता करते हैं, पीक फ्लोरेटर है, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो सारे जो आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े हैं वो लिख देने हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वीजी ब्रोंकाइटिस, फॉरेन बॉडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कार्डिक अस्थमा से हमने इसको डिफरेंशियल मैनेजमेंट क्या करना है, ऑक्सीजन नेबुलाइजर सेल बीटामोल के जरिए करना है। बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया, कोशिश करना है इसकी जो डोज वो गई या 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, ठीक है। और वो 20 से 30 मिनट के लिए हमने फॉलो करना होता है। एड्रीनालिन आप दे सकती हैं जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक है। टर्ब्यूटालिन है जो भी इसके साथ मिलते, बीटा 2 एगोनिस्ट है हमारे पास, मोर सेलेक्टिव है। अमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टीराइन है, ठीक है। और एडुकेट हाइड्रेशन है, एंटीबायोटिक्स है और वेंटिलेटिव सपोर्ट हमारे पास। सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट में क्या, एस्थमा एक्यूट है, स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पोजीशन फॉर 2 मंथ फॉर लॉन्गर, ठीक है। तो इसके लिए हम थियोफाइलिन और स्टीराइड के जो है ना वो आप दे सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, स्टेटस एस्थमेटिकस की वो मैंने सारी डिस्कस कर दी है, वही है। ऑक्सीजन है, आपने 2 से 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से देनी है। प्रोट्रोपियन नेबुलाइजर ऐसा वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन साथ में आप देनी है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए क्रोनिक अस्थमा के लिए पेशेंट की एजुकेशन है, असेसमेंट मॉनिटरिंग है। और क्रोमोलिन और निडोक्रोमिल जो है ना वो अर्ली फेज़ और लेट फेज़ एलर्जन इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म के लिए हम देते हैं। कॉर्टिकोस्टीराइड, बीटा 2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2, साल्ब्यूटामोल इसके अंदर था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये साल्ब्यूटामोल और यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास दूसरी वाली ड्रग्स थी, ठीक है। फिर हमारे पास सस्टेंड थियोफाइलिन है, एंटीकोलिनर्जिक है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, लाइपोऑक्सीजनेज है। और वो प्रोग्नोसिस में गुड प्रोग्नोसिस हमारे पास वही है। अच्छा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा सेवेरिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर के अंदर भी, इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमूमन स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्थमा सेवेरिटी, सेवेरिटी की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन क्या है, तो आप इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में हम उसको इंटरमीडिएट कहेंगे, 2 को माइल्ड परसिस्टेंस, मॉडरेट परसिस्टेंस और सिवियर परसिस्टेंस, ठीक है। ये इस तरह ही आपने प्लीज़ लिख के आना, इंशाल्लाह एग्जामिनर की आंख जो है ना वो ब्लिंक कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना सिम्टम्स जो स्टेप 1 के अंदर हैं वो हफ्ते में 2 से कम दफ़ा होता है। माइल्ड परसिस्टेंस में हफ्ते में 2 दफ़ा होता है, लेकिन दिन में रिपीट नहीं होता वो एक, ठीक है। मतलब 7 दिनों के अंदर उसको 2 दफ़ा अटैक होता है। यहाँ पे 2 दफ़ा से भी कम अटैक हो तो इंटरमिटेंट स्टेप 1 है। अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा अटैक है और लेकिन एक दिन में वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा तो माइल्ड परसिस्टेंस है। अगर वो डेली उसको अटैक आ रहे हैं दमा के तो मॉडरेट है। और अगर कॉन्टीन्यूअल सिम्टम, हर वक्त सिम्टम इतने ज़्यादा है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी लिमिट कर रहा है, तो वो हमारे पास सीवियर परसिस्टेंस है। ईजी हो गया। नंबर 1 इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंस, मॉडरेट परसिस्टेंस और सीवियर परसिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास जो स्टेप 1 के अंदर हमारे पास कह रहा है कि ये थे सिम्टम में। अब नाइट के अंदर वो यही कह रहा है कि ये तो वीक है ना, लेकिन अगर नाइट के अंदर हम देखें तो हमारे पास एट नाइट उसके पर मंथ में, पूरे माह में 2 से कम दफ़ा हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा दफ़ा पर मंथ जो है ना वो उसको सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, बेसिकली एक से ज़्यादा दफ़ा पर वीक यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। 1 से ज़्यादा दफ़ा पर वीक हमारे पास क्राइटेरिया है। और लास्ट में हमारे पास इसका फ्रीक्वेंट, रात को अमूमन बार बार उसको जो है ना वो ये तकलीफ़ होती है, तो फ्रीक्वेंट के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उसने कुछ लंग्स के फंक्शन की बात की है। अब इसके अंदर जो है ना वो लंग्स का फंक्शन ग्रेटर दैन 80% प्रेडिक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर दैन 80% प्रेडिक्टेड, दोनों के अंदर 80% ग्रेटर दैन होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो है मॉडरेट वाला, इसके अंदर हमारे पास 60 पर से 80% तक होता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हमारे पास लेस दैन 60% जो है ना वो हमारे पास लंग्स का फंक्शन प्रेडिक्टेड होता है,
तो हम इतनी ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते लंग्स की, तो ये एक क्राइटेरिया है 80, 62, 80 और 60% 60 के ऊपर। अब हमारे पास जो इंटरमिटेंट है, मतलब कि ये जो स्टेप 1 वाला है, ठीक है, एक तो वाइट बोर्ड पूरा कवर नहीं आ रहा, ठीक, इसके अंदर हमने क्या करना है, सैलब्यूटामॉल, ठीक है, वो दे देना है। तो स्टेप 1 के अंदर आपने SOS मतलब जब उसको ज़रूरत होती है, इफ़ ओकेजन रिक्वायर, तो हमने सैलब्यूटामॉल यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे क्या करना है हमने, एक तो सैलब्यूटामॉल देनी है, ठीक है, जब उसको होगा तो सैलब्यूटामॉल आप देंगे, साथ में आप उसको लो डोजेज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप स्टीराइडल थेरेपी भी साथ चलेगी। फिर यहाँ पे भी आपने सैलब्यूटामॉल देनी है, साथ में मॉडरेट डोज ऑफ दी, ठीक है, यहाँ पे लो डोज थी, यहाँ पे अब आपने मॉडरेट डोज जो है ना वो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड की देनी है, साथ में ल्यूकोट्राईन भी आपने उसको रिकमेंड करते हैं। जबकि जो सीवियर रेजिस्टेंस है लास्ट वाला, इसके अंदर आपने साल्ब्यूटामोल और साथ में हाई जो डोज है ना स्टीराइड की वो देनी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, साथ में ल्यूकोट्राईन और वो सारी चीज़ें हाई चीज़ के अंदर हमने ये देनी है। तो अगर आप इस तरह लिख दिए आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बुक के अंदर देखें, बुक से मुख्तलिफ चैप्टर में पास्ट पेपर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इजी लिखा हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, माइल्ड इंटरमीडिएट, ठीक है, पहले वाला माइल्ड इंटरमीडिएट, माइल्ड परसिस्टेंस, मॉडरेट और फिर सीवियर परसिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने सिम्टम्स लेस दैन 2 पर वीक, ग्रेटर दैन 2 पर वीक, लेकिन नाइट में लेस दैन 1 टाइम अ डे। फिर यहाँ पे डेली सिम्टम है, ये यहाँ पे इतने हैं सिम्टम्स कि उसने फिजिकल एक्टिविटी उसकी रोक दी है। फिर नाइट सिम्टम्स आपने फ्रीक्वेंट लेस देन पर वीक, यहाँ पे मंथ आ गया, दो दफ़ा लेस देन 1 टाइम, ग्रेटर देन 1 टाइम पर वीक हो गया, फ्रीक्वेंट हो गया। यहाँ पे देखो 80% प्रेडिक्टेड है, FEV1 और P या फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट है। यहाँ पे 60 to 80% और 60% होगी। तो दवाइयाँ आपने वही देनी है, सैलब्यूटामोल यहाँ पे दे देना, ठीक है। यहाँ पे सैलब्यूटामोल प्लस लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सैलब्यूटामोल प्लस मॉडरेट डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यहाँ पे आपने सैलब्यूटामोल प्लस हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और वो सारे के सारे। दैट्स ऑल अबाउट दमा। होपफुली ये मेरी एफर्ट आपको कुछ ना कुछ काम आएगी। ये सारी स्टेटस सिस्टमेटिक्स की मैंने बता दी हैं। इंशाल्लाह अब इसके बाद जो है ना आपका कोई भी दमा से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इफ़ यू हैव एनी करियर अपने नो यू कैन आस्क मी। आई होप के कुछ ना कुछ आपका होगा। अगर मैं हूँ ना तो मैं इसी तरह जो है ना वो टेबल बना के, और इंशाल्लाह अगर कोई नंबर काट ले तो मुझे आके बता देना, ठीक है। होप आपने इसी तरह स्टेप 1 2 3 4 इंटरमीडिएट, माइल्ड परसिस्टेंट, नीचे वाले तीनों P हैं, परसिस्टेंस माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ऊपर वाला I है इंटरमीडिएट। लेस देन 2 पर वीक, ग्रेटर देन 2 पर वीक, बाद एक दिन में रिपीट, डेली कंटिन्यूअल। यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज मतलब रात में लेस देन 2 पर मंथ, ग्रेटर देन 1 पर वीक, फ्रीक्वेंट। 80 60 to 80 और 60% दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।